एक हकीम बनने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण शिक्षण और शिक्षा की जरूरत होती है हकीम जी? एक तो बेसिकली उनको क्वालिफाइड होना चाहिए पहली बात। अब वो क्वालिफिकेशन होगी तो जाहिर बात एनाटॉमी फिजियोलॉजी और ये सब चीज़ें जानते होंगे। आपके हकीम बनने की यात्रा कैसी रही? इस पेशे को अपनाने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? तो होता है ना कि क्रिकेटर है, हाँ। तो उसका बेटा सोचता है मैं भी क्रिकेटर बन जाऊं। तो वही प्रेरणा अपने पूरी फैमिली से और वो जो हमारी लेगेसी है राइट। उसके भी है। और फिर एक वो भी होता है लगाव भी हो जाता कि भाई कितना आपको लगाव है। हकीम जी, मैं आपसे कुछ अगर क्वेश्चंस करना चाहूँ, एक हकीम बनने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और शिक्षा की जरूरत होती है हकीम जी? एक तो बेसिकली उनको क्वालिफाइड होना चाहिए पहली बात। अब वो क्वालिफिकेशन होगी तो जाहिर बात एनाटॉमी फिजियोलॉजी और ये सब चीज़ें जानते होंगे, तो उन्हें ऑर्गन का भी ज्ञान होगा। फिर फिजियोलॉजी जानेंगे तो अंदर की जो सिस्टम है, जो फंक्शंस हैं, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे हार्ट का वो पंपिंग है क्या। तो जब तक ये नॉलेज नहीं होगी आप दवाओं को वो नहीं कर सकते। अब जैसे चाचा का था, वो बैक का पेन कर रहे थे, एक्चुअली क्या था, वो साइलेंट एंजाइना था जो उनको शिफ्ट कर रहा था, कब वो आता था फिर बाजू में आ जाता था। वो कहते थे शुगर है। उस वक्त उनकी बहुत ज्यादा सीवियर आ गया था कि बिल्कुल अटैक के पास ही आ गया। तो मैंने कहा आप दुकान पे भी नहीं जाएंगे, आप सीधे ही कर देंगे। क्योंकि उसमें अब क्या होता है कि जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है ब्लॉकेज कर। अब हार्ट को पंप करना है तो जैसे पानी, अब ये प्लास्टिक का पाइप उंगली लगाएंगे तो बड़ी दूर झाड़ जाएगी, उंगली हटा लीजिए वहीं गिर जाएगा। यही हार्ट के साथ है, कार्डियक आउटपुट जितना बढ़ेगा उतना ही प्रेशर पर मिनट बढ़ेगा, उतना ही हार्ट के मसल्स डैमेज होते चलेंगे। अगर वो स्क्लेरोसिस हो गई, फट गई, तो उसमें क्लॉटिंग आना शुरू हो जाएगी। तो स्क्लेरोसिस और हार्ट की जो पंपिंग है, जिसको हम ईएफ कहते हैं, इजेक्शन फ्रिक्शन रेट, वो गिरना शुरू हो जाता है। अब जब इजेक्शन फ्रिक्शन रेट गिरेगा तो हार्ट के ऊपर बहुत, फिर आदमी चल नहीं सकता, जीना नहीं चल सकता। तो मैंने कहा कि अटैक होने से पहले पहले भेज दूं। अगर अटैक हो गया तो ये हार्ट के मसल्स उतने ही वीक हो जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। फिर उसमें 2 साल 5 साल 10 साल किसी को हो भी जाता है, किसी को नहीं भी होता। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो हकीम जी, क्योंकि मुझे याद है एक बार एक बच्चे का सर पे ट्यूमर था और मैं वहीं बैठा हुआ था। तो तब उधर बैठते थे हकीमी दूसरे उसमें क्लिनिक में। तो वो बच्चा आया और उसके फादर पेरेंट्स आए, छोटा सा बच्चा था। तो वो बोले हमने बहुत बहुत सारे हॉस्पिटल्स घूम लिए, हाँ, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। तो हकीम जी ने उसका देखा, बोले कि इसको ट्यूमर है। मैं बैठा था वहीं पे, इसको ट्यूमर है, और तो तुम ना डॉक्टर को ये बोलो ये वाला अंग्रेजी टेस्ट जो एलोपैथी का टेस्ट होता है, ये वाला टेस्ट कर ले और ये रीडिंग आएगी और ये बीमारी ये है। तो मतलब आप ये सोचो वो कहाँ कहाँ घूम के आया है, डॉक्टर को यही नहीं पता कि उसे प्रॉब्लम क्या, कितनी डायग्नोसिस करा ली, कितनी लैब टेस्ट करा लिए, लेकिन हकीम जी ने उसके बता दिया लिख के, क्योंकि नॉलेज है उनको पूरी जो कहते हैं एलोपैथी की भी। तो उन्होंने उसको पूरा डिटेल में बोला कि भाई तुम डॉक्टर को जाके बोलो ये टेस्ट करना है और ये उसका रिजल्ट आ जाएगा, बीमारी पता चल जाएगी। वो इमीडिएटली वापस गए। बहुत सी बीमारियों के सिम्टम और होते हैं, अलग बोलता है। अब वो आप सिम्टम पे करेंगे तो अब सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे तो आपने खांसी, उन्होंने दवा दे दी, उसे लगा और दिया ये, तो वो सिम्टोमेटिक जो है वो फिर फंक्शन इंप्रूव नहीं करती। तो आपने जो सिम्टम बताया उसको सबसाइड करने की दवा दी, रूट कॉज नहीं करेगी। और जब तक वो नहीं है तो आप कब तक, वो तो टेम्परेरी आपको वो करते रहेंगे, जब तक रूट आउट नहीं होगा जब तक वो सही नहीं होगा। अब जैसे हम लोग कहते हैं, खाने लोग आते हैं ना गैसेस के या उसके, तो वो कहते हैं खा ये हमने लिया है, तो हम कहते हैं कि जो लीवर के अंदर एक बाइल बनता है, जो इन प्रेजेंस ऑफ बाइल सारी एंजाइम्स काम करते हैं, अमाइलेज हो, लाइपेज हो, प्रोटीजेज हो, इनका काम ये है जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करके उतार दे नीचे। नीचे वो एक लेई की तरह बनता है कैलूर, जिससे मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब उससे ब्लड बनना। अब आपने कहा कि भाई हमारे नहीं आ रहा, उन्होंने कहा अगर एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं आप यूनो एंजाइम ऊपर से पी लो। अभी जब तक 16 यू आर टेकिंग द एंजाइम यू आर परफेक्टली नॉर्मल। एज सून एज यू स्टॉप द एंजाइम फिर आप यू आर अगेन लैंडेड इन द सेम प्रॉब्लम। तो हम कहते हैं ना एंजाइम्स खुद बॉडी के एक्टिव होने बनाना चाहिए। जब अपने आप एक्टिव होंगे तो आपका डाइजेशन भी पूरा होगा, मेटाबॉलिज्म भी सही होगा, ये सब भी होगा। परफेक्ट। एक वक्त आएगा वो एंजाइम भी आपके आप यूज टू कर यूज, हाँ, वो फिर वो भी आपका साथ भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हकीम बनने की यात्रा कैसी रही? इस पेशे को अपनाने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? जैसे होता है ना कि क्रिकेटर है, हाँ। तो उसका बेटा सोचता है मैं भी क्रिकेटर बन जाऊं। तो वही प्रेरणा अपने पूरी फैमिली से और वो जो हमारी लेगेसी है राइट। उसके भी है। और फिर
एक वो भी होता है कि लगाव भी हो जाता कि भाई कितना आपको लगाव है। भाई घर में 5 बच्चे हैं तो पांचों को अलग अलग रहता है, लेकिन वो था शुरू से। और ये देखता था कि एक आदमी आया तड़पता हुआ और देखा अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, उसने 50 दुआएं दी, तो लगता था इससे बढ़िया नोबेल कोई प्रोफेशन नहीं। बिल्कुल सही है। आपकी कितनी पीढ़ियां होगी इसमें टोटल? मैं तो 11 पीढ़ी का है, ये 12वीं पीढ़ी है। अच्छा, डॉक्टर अमीर हाँ, 12वीं पीढ़ी है और आप 11th हैं, तो मतलब 12 जनरेशंस। आप अपनी हकीमी प्रैक्टिस में कौन कौन सी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियां और औषधियों का उपयोग करते हैं? देखिए हम लोग क्योंकि यूनानी कहते हैं, जो एथेंस से आई, एथेंस को यूनान कहते हैं, वहाँ सब हर्बल मेडिसिन थी, तो हम लोग सब हर्बल मेडिसिन कहलाए जाते हैं, Right. जिसको यूनानी पैथी कहते हैं। Okay. एक दूसरी आयुर्वेद है जिसमें भस्म होते हैं, हम लोग वो हैं। अब हम लोगों का क्या है कि 4 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नॉर्मली हम फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप से ही ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। थर्ड ग्रुप के अंदर भस्म आते हैं, फोर्थ ग्रुप में पॉइजन आते हैं। तो हम लोग दोनों ही ठीक हो जाते हैं, थर्ड ग्रुप हम लोग कभी ट्राई ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर करेंगे और आपकी डायग्नोज जरा सी भी गलत हो गई तो वो आपके बॉडी में कॉन्ट्राइंडिकेट करेगा। Okay. और कॉन्ट्राइंडिकेट करेगा तो आपको उसके जितने भी Side प्रोटेक्शन है effects. वो आपको Oh. वो करना चाहिए। Okay. तो हम लोग ये फर्स्ट सेकंड ग्रुप ही करते हैं। जब देखा कि बिल्कुल सटीक हम लोगों की डायग्नोज हम लग रही है, Right. तो हम लोग बहुत, मेरे ख्याल से मैंने अपनी लाइफ में 8 से 10 लोगों को दिया होगा। Okay. That's great. मरीजों का निदान करने के लिए आप कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं? क्या आप इस प्रक्रिया को विस्तार से समझा सकते हैं? देखिए एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम ये लेते हैं, और हम लोगों का वही जो मैंने बताया कि हम लोग सिम्टम पे नहीं जाते हैं, Right. हम फंक्शन के ऊपर जाते हैं। आप आएंगे कि हमारे ये दाना निकला है, Correct. एलोपैथी के हिसाब से कहते हैं भाई ऑइंटमेंट लगा लो ये सप्रेस हो जाएगा। हम कहते हैं ना, ये दाना निकला किस कारण से है, Correct. हम उस कारण का ट्रीटमेंट करते हैं। Correct. अब वो कारण ठीक हो जाएगा तो आपके यहाँ तो खत्म हो गया, कहीं और निकलने लगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल. ऐसी ये सब चीजें हैं कि भाई आपका एक चीज वो ही तो सिम्प्टोमेटिक, हर चीज का कहते हैं ना मल्टी ऑर्गन फेलियर, Correct. एक से शुरू होकर वो सबकी तरफ चला जाता है। हकीमी में कौन कौन सी औषधियों और उपचार सबसे प्रभावशाली मानी जाती हैं? देखिए ये टाइम टू टाइम फर्क होता है भैया। पहले जो होता था वो दूध कर लिया और त्राण कर लिया कहते थे, जिसमें लूज मोशन कराते थे, हाँ. दवाएं कराते थे ताकि डिटॉक्सिक Detox हो जाए, हाँ. अच्छा, उसके बाद अब लोगों के पास टाइम नहीं रहा, उसके लिए क्या होता है 10 दिन तक आप उसको वो करते थे, फिर डिटॉक्स करते थे। Correct. वो ट्रीटमेंट पहले होता था, उसमें तो अभी एक यहाँ शहर की मिसेज के पूरे बेकार हो गए थे, टेढ़ी हो गई थी और चल भी नहीं सकती थी। उनको ये था कि मैं किसी तरह गुरुद्वारे चली जाऊँ, मैं उठ भी नहीं पाती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई इसका एक ट्रीटमेंट ये है कि ये आप करिए। अच्छा, वो जो दवाएं 10 दिन की होती हैं वो थोड़ा सा वो होती है, तो बोली यार मैं तो मर जाऊंगी, तो बड़ा दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। उसने कहा देखो मैं हकीम जी को पकड़ने जा रहा हूँ, तो आए हमसे, तो हमने कहा भाई ऐसे ऐसे इसका तो हो गई थोड़ा सा। तो बोले यार मैं तो सेटिस्फाई आया हूँ, तू यार बर्दाश्त कर ले। अरे बोले मर जाऊंगी बर्दाश्त करते करते, क्या करोगे? उन्होंने कहा 1 जुलाब होने दे, उसके बाद फिर अगर रहेगा तो मैं बताऊंगा। हमने जो पहला वो दिया उन्हें, तो करीब 10 से 12 लूज मोशन हुए। अरे बोली मैं मर गई बिल्कुल ही। तो उसके बाद उनके हस्बैंड ने कहा कि एक बात बता, तू 4 बार के बाद 5वीं बार तो अपने पैर से गई है, फिर तो बता ये तू मर गई है जिंदा हो गई? ये तो 5वीं बार तो अपने पैरों से गई है वहां पे, 4 बार तो मैं तुझे सहारा लेके गया था। तो बोले बता, तो अब फिर उड़ गया वो। आज मैं कहा 30-35 साल बाद उनकी डेथ हुई है। हाँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन, अच्छी जिंदगी जी के। बहुत। दैट्स वेरी नाइस। यही तो कमाल है ना कि मतलब 35 साल जो सोच के हाँ हो भी छोड़ गया था कि मैं जिंदगी में और कितने दिन जीऊंगा, उसको 35 साल और मिल गए जिंदगी को जीने के। एक और भी है यार, एक बॉम्बे के पेशेंट थी और वो कोमा में थी हमारे पास। उन्होंने अब वो कहा कि भाई हमारे यह है ऐसे पेशेंट है, आप बताइए क्या करें। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं उस वक्त ट्रैवल ज़्यादा करता नहीं। मैंने कहा भाई आप एक बार दिखा दीजिए हमें। बोले हमें बड़ी मुश्किल है, हम कैसे लाएंगे? मैंने कहा यार अब दिखाना है तो या तो गाड़ी कर लो, या ट्रेन में भी आजकल पूरी बोगी कर लो, 1 मिनट आके आराम से ले आओगे तुम कहीं से स्टेशन। खैर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा ऐसा है, तुम मैं 3 दवाएं दे रहा हूँ तुम, ये स्टीम इनहेलेशन है, 5 लेके गए थे, इसको देके देखो उससे फर्क पड़ता है नहीं। तो बोले कि फिर क्या करें? तो मैंने कहा भाई माई कर लो तुम, उसके बाद मुझे बताना।
वो स्टीम इसलिए देते हैं कि जितने भी सूचर्स हैं ये जहाँ उसमें सर्कुलेशन आएगा तो वो हो जाएगा। और वो उसको डिलीवरी के बाद ये हुआ था, डिलीवरी के बाद से ये कोमा में गई। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों ने पहला बता दिया। दूसरा में उनका उस जमाने में टेलीफोन का बड़ा पता, लाइटनिंग कॉल करते थे। तो लाइटनिंग कॉल के मतलब बड़ी इमरजेंसी, अब हमारा फोन था ऊपर, मैं नीचे क्लिनिक में रहता था, तो मैंने कहा भाई अभी आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा लाइटनिंग कॉल है। अब लाइटनिंग कॉल पे तो मरीजों ने भी कहा कि भाई आप जाओ सुन लो भाई, लोग हम मैं गया तो उन्होंने कहा बहुत बुरा हाल है साहब उसका। तो अब एकदम सडन से नीचे पेशेंट छोड़ के गया, ऊपर गया, मुंह चला रही है, उंगली ऐसे कर रही है। तो मैंने कहा पहले तो ये स्टिफ थे जॉब, बोले हाँ, और बोले मैंने कहा उंगली वो भी बड़ी स्टिफ थी। और ये मैंने कहा तो अब ये हट सकता है, हो सकता है सेंसेशन आ रहा है और वो बोल पा नहीं रही है कि क्या है, तो उतना पेन हो रहा होगा वो बर्दाश्त नहीं करी। तो उनको भी समझ में आया कि हाँ ये तो पहले स्टिफ ही थी। फिर उन 15 दिन या 12 दिन के बाद आए, पुलिस में बाद में बताऊंगा। मुझे भी लगा यार क्या हो गया, कैसा केस था, खराब तो नहीं हो गया। तो मैंने नहीं आप ही आ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं और पेशेंट ने कहा जब हकीम साहब बुला रहे तो आप आ ही जाइए। क्या हुआ, बोले मैंने आपको वोडका बता दिया था, तीसरा हमने किया तब भी ऐसी इम्प्रूव हो रहा है, चौथा हम लोगों ने जब किया तो वो हंसने लगी। हम लोग बात कर रहे थे, हकीम भी ने ना खाने की दवा दी ना लगाने की दी, और इसको सिर्फ स्टीम दे रहे हैं और वो भी दवाओं की स्टीम दे रहे हैं, और वो हंसने लगी। तो हमें ये लगा कि अटेंडम हंसी है या हमारी बात हो गई। तो हमने उसको कहा कि भाई दोबारा जोक्स कहे, दोनों फिर हंसने लगी। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात है। आधुनिक चिकित्सा और हकीमी के बीच सहयोग और एकीकरण की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए आप यहाँ तो खुद आपके चाचा हैं, मैंने फौरन उन्होंने भेज दिया कि भाई अब जाइए, आपको जरूर है जो इसके लिए सर्जरी के लिए। तो हम लोग जब वो होता है तो फौरन रेफर कर देते हैं कि भाई ऐसे नहीं हो कि ज्यादा इसमें हो जाए, जब दवाओं का एक्शन का पता ही नहीं कब करेंगे, तो फौरन रेफर करते हैं उसको। आप अपनी खुद की स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या उपाय करते हैं? मैं कुछ नहीं कहता, आप लोगों की जो दुआएं, खुशी मिलती है, दुआएं मिलती है, वो इंस्पिरेशन है। वो तो बहुत सारी दुआएं देते हैं 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पेशे के सबसे प्रेरणादायक और संतोषजनक पहलू कौन से हैं? सबसे बड़ा यही है कि जब आदमी आता है, पेशेंट कहता है कि मैं ठीक हूँ, सिर्फ विशाल कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो गया, कमर ठीक हो गई, ये हो गया, तो एक अंदर से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है और लगता है कि भाई वो है। तो वो आदमी को कहीं ना कहीं आपके जो वेलनेस है उसको करता है, ब्रेन से भी आप समझते हैं कि हाँ मैं अब जवान हो गया। बिल्कुल। आगे चलकर आप अपनी हकीमी प्रैक्टिस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अभी तो मेरे बच्चे हैं, हाँ जी, यही अब आगे वो कर रहे हैं, वही डॉक्टर अमीद MBBS हैं और इन्होंने और भी किया हुआ है। हाँ, अपोलो में भी थे ये कार्डियक टीम के अंदर, लेकिन अब ये मॉडर्न लेने के बाद अब ये इस प्रोफेशन में आए हैं। तो अब ये इंटीग्रेटेड, इन्होंने कहा कि जब इतना फायदा है तो हम इंटीग्रेटेड करें। बहुत बढ़िया आइडिया है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, 100%। इंटीग्रेटेड मेडिसिन में इन्होंने शुरू कर दिया है और ये शायद मेरे ख्याल में कहीं है ही नहीं अभी तक यहाँ नहीं है इंडिया में। और आपको मैं बताऊं तो हम लोग न्यूजीलैंड में है, तो हमारा डॉक्टर इंटीग्रेटेड डॉक्टर है। जनरली इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कम डॉक्टर्स इंटीग्रेटेड है अभी। तो मुझे पता है इंटीग्रेटेड होना इज अ ब्लेसिंग, मतलब अगर आपको इंटीग्रेटेड डॉक्टर और हॉस्पिटल मिल जाए तो बहुत फायदा देगा लोगों को। और डॉक्टर अमीद का जो ये आइडिया है दिमाग में जो आया है कि इंटीग्रेटेड खोलना चाहिए, 12 जनरेशन की लेगेसी को अपनी हुनर के साथ और अपने जो उन्होंने करियर डिग्री उसके साथ कंबाइन करके, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया।